नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं 5 की बात। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे तबाहियां बरस रही हैं, कहीं अचानक आए पानी से मौत हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। सबसे बुरा हाल वायनाड का है, जहां गांव के गांव साफ हो गए। इस हादसे में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस हादसे में कई लोगों ने अपने को खो दिया है। वायनाड से हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। 38 साल के नोफेल कलाटीगल की जिंदगी में अब इस पासपोर्ट के अलावा कुछ और नहीं बचा है। नोफेल ओमान के एक होटल में काम करते थे। परिवार वायनाड में रहता था, जिसे भूस्खलन ने लील लिया। नोफेल की मां, बहन, पत्नी, बच्ची और पिता समेत परिवार के लगभग 10 लोग दर्दनाक हादसे की चपेट में आ गए। 10 में से केवल 6 लोगों के शव मिल पाए हैं, जबकि 4 लोगों की तलाश में अब भी नोफेल राहत कर्मियों के साथ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। बाबा, माँ, बीवी, बच्चा और ब्रदर का बीवी, ब्रदर का बच्चा, पूरा एक बस बाकी है। कल आप आए, जैसे आपको ये पता लगा? एक्चुअली वो इधर नहीं था उसी दिन। जो एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम इधर नहीं था। उसके बाद में आया, उसी टाइम उसका पूरा परिवार ऐसा है, पूरा पानी के अंदर से गया। नोफेल की तरह ही कुवैत में काम करने वाले नासिर 25 दिन पहले ही मुंडकई गांव अपने परिवार के पास पहुंचे थे। नासिर को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी और अपने बीवी बच्चे की जान बचने पर खुश हो या फिर परिवार के बाकी सभी सदस्यों की मौत का मातम मनाएं। इस हादसे में नासिर की मां, बहन, भाई का पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। नासिर बताते कि भूस्खलन वाली रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वे सो नहीं पाए। रात को इतनी तेज आवाज आई कि मानो कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो पत्थर और पेड़ पानी के साथ नीचे आ रहे थे। इससे पहले कि वे मलबे में दफन होते, वे अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर ऊंचाई पर बने एक चर्च में पहुंच गए और उनकी जान बच गई। मैं भी नहीं सोते उस टाइम में, नहीं सोते रात को। हाँ। 1 बजे 2 बजे इस टाइम। हाँ। वो उस टाइम बहुत साउंड आते हैं। उस टाइम में बच्चा, मेरा बीवी, सब लोग मैं उठा दिया। मैं बोलते कुछ प्रॉब्लम आते जल्दी उठाओ। इसलिए हम लोग देखने के टाइम वो आवाज़ आते हैं, वो मिट्टी सब ऊपर से आते, बहुत आवाज़ आते। इसलिए हम लोग, मैं बीवी का बच्चे का, दूसरा मेरा दोस्त का घर है, उसके उधर के बेच दिया। बाद में हम देखने के टाइम मेरे सामने थोड़ा 15-20 मीटर का उस तरफ से सब मट्टी, पत्थर सब आते हैं। हम लोग देखने के टाइम कुछ नहीं है उधर, उस तरफ उधर सब गया। बाद में हम लोग दूसरा जगह में, दूसरा 10-20 मीटर उधर तक देखते, उधर एक चर्च है, उधर से देखने के टाइम हम लोग वो गली सब मिट्टी में खत्म हो गया। मेपाड़ी में बने रिलीफ कैंप में कई दर्दनाक कहानियां सुनने मिल रही है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई बिहार के रहने वाले रवि कुमार से, जो कि अपने भाई रंजीत कुमार और साधु पासवान को खोज रहे हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। रंजीत कुमार और साधु पासवान मुंडकई की चाय फैक्ट्री में काम किया करते थे। मेरा भाई जो 4 साल से इधर काम कर रहा था, वो अभी तक पता नहीं है वो जिंदा है या मर गया, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं पड़ा है। कम से कम हमको बॉडी भी मिल जाएगा सर, तो हमको संतुष्टि हो जाएगा। मेरा माँ बाप को, मेरा अंकल को, सबको संतुष्टि भी हो जाएगा कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर गया। अभी तक कोई पता नहीं चला है सर। मुंडकई में रिसोर्ट चलाने वाले अब्दुल अजीज बताते कि स्थानीय पंचायत ने हफ्ते भर पहले ही टूरिस्ट बुकिंग बंद करने को कहा था। हादसे की रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए कई लोगों को उन्होंने रिसोर्ट में रहने की जगह दी। आवाज डाला पूरा आदमी को, ऊपर चलाओ, ऊपर चलाओ। ऊपर आदमी लोग है ना, नीचे
उसी आवास में पूरा आदमी तो निकला था घर से, पूरा अपना रिसोर्ट में आ गया था। कम से कम 200 लोग था, 200 लोग का अपना रिसोर्ट में लेके गया। इसमें बुढ़ा था, बीमारी लोग था, उसका पकड़ के लेके गया था, उसमें रिसोर्ट में रखा था। कम से कम आधा घंटा बाद है ना, फिर भी आवाज़ आया था। अपना जाने का टाइम ये मट्टी में था, लोग आवाज़ लगाता अपना को लेके जाओ अपना कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना लेट नहीं है, कुछ भी नहीं था उसी टाइम। फिर ये लोग का पूरा लेके आके अपना रिसोर्ट में रखा। फिर कम से कम आधा घंटा हो गया तो फिर भी ऐसा सेम, उसका ज़्यादा आवाज़ फिर आ गया था। इसी में पूरा फिर ख़त्म हो गया था। हादसे के बाद कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद करने के लिए आगे आ रही है। उन्हीं में से एक है मल्लापुरम का एक ग्रुप, जो कि रिलीफ कैंप में मुफ्त में मोबाइल और सिम कार्ड प्रभावित लोगों को मुहैया करा रहा है। आज 100 मोबाइल्स दे रहा है। टुमारो एंड आफ्टर टुमारो दूसरा कैंप भी है, उधर भी देता है। टोटल 400 मोबाइल देने के लिए सोच रहा है। विल डू दैट। इस भूस्खलन में पूरे के पूरे गांव सफा हो गए, सैकड़ों अब भी लापता है। वहीं 91 राहत शिविरों में लगभग 9000 लोगों को रखा गया है। केरल में इससे पहले भी कुदरती हादसे होते रहे हैं, लेकिन वायनाड में हुई त्रासदी अभूतपूर्व है। सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से बचे हुए लोगों की जिंदगी पटरियों पर लाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन उन्होंने जो खोया है उसकी भरपाई शायद कोई न कर सके। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उधर उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं, 16 लापता हैं। लैंडस्लाइड और खराब मौसम ने केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया है। बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ के जवान चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से लगातार सुरक्षित निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुनकटिया से 450 यात्री सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाए गए, जहां आज लैंडस्लाइड ने सबका दिल दहला दिया था। अब तक यहां से 2500 से ज्यादा यात्रियों को निकाला जा चुका है। पूरे हालत पर हमारी ये खास रिपोर्ट। केदारनाथ में कुदरत का कहर ऐसा है कि ये लोगों की जान पर आफत बनकर टूट रहा है। हालात इस कदर हो चले हैं कि अब हवाई मदद के बगैर सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। केदारनाथ में MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। सेना और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें भी बचाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं को, बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुर्गम रास्तों के बीच से फंसे हुए लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और राहत अभियान के साथ साथ यहां के पूरे हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। केदारनाथ मार्ग पर फंसे सैकड़ों लोग जल्द से जल्द राहत की उम्मीद में हैं, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब बेबस दिखाई दे रहे हैं और सब दुआ कर रहे हैं कि उनकी जान पर अब कोई आफत न आए। एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। उधर नैनीताल की ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर्स गिरने के बाद पैदल मार्ग थम गया है। बोल्डर्स ने बिजली के खंभों, पेड़ों और सड़क किनारे लगी रेलिंग को चौपट कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी किशोर रावत के पास। किशोर, हालात उस इलाके में इस वक्त कैसे हैं? देखिए, अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में लगभग अब रास्ते पूरे टूट चुके हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जो मोटर मार्ग है वो भी बड़े लैंडस्लाइड की वजह से टूटा है। जिस तरीके से सुबह तस्वीरें आई थी तो वहाँ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। इससे पहले भी वो रास्ता ब्लॉक था। लिंचौली से लेकर भीमवली तक का रास्ता जो पैदल मार्ग है वो भी कई जगह से टूटा है। तो यानी अगले 4 दिनों तक केदारनाथ धाम की यात्रा को स्थगित रखा गया है और जो बाकी
तीन धाम है वहाँ पर यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन जो मौसम विभाग का कल का अलर्ट है, यानी जो 3 तारीख के अलर्ट दे रखा है, उसमें चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इन दोनों जगहों पर यानी बद्रीनाथ चमोली में है। लेकिन रुद्रप्रयाग के लिए थोड़ी मुश्किलें जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ सकती है, क्योंकि रुद्रप्रयाग के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। अब ऐसे में जो चिनूक और MI-17 को लगाया गया था, उन्होंने एक शॉटी की, लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब हो गया। वो अभी फ़िलहाल गौचर के हेलीपैड पे रुके हुए हैं और कल अब सुबह अगर मौसम साफ़ हुआ तब वो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन इस बीच जो पैदल के लिए रास्ता है, वहाँ से SDRF और NDRF के जो जवान हैं वो लगातार छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ना उड़ पाए तो इस दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रुके नहीं और धीरे धीरे लोगों को लाए जा सके। लेकिन मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, बारिश हो जा रही है या फिर ऊपर से जिस तरीके से चट्टानों के गिरने का डर है। यही वजह है कि एक रास्ता और वैकल्पिक बनाया जा रहा है। जो निचला इलाका है, यानी नदी के किनारे जो इलाका है, उससे एक रास्ता बनाया जा रहा है, वहाँ से भी लोगों को लाने की बात की जा रही है। लेकिन जो पुराना रास्ता था केदारनाथ का, जो पुराने गांव वाले यूज़ करते थे, अब उन गांव वालों से भी मदद मांगी जा रही है और जो पुराने रास्ते थे उन जगहों से लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग ऊपर है, हालांकि वहां पर खाने पीने, राशन और दवाइयां बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है, रहने के लिए उनके पर्याप्त मात्रा में है केदारनाथ में। लेकिन लोगों का जो सब्र है वो शायद इस बात को नहीं सह रहा है कि क्योंकि वो बहुत दिनों से वहाँ पर फंसे हैं, उनको लग रहा है कि उनको जल्दी जाना चाहिए। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से किया जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोग ऊपर फंसे हुए हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी फ़िलहाल स्थिति यही है कि अभी बारिश का कल का अलर्ट है और सुबह अगले दिन की जो सुबह है उसमें इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर मौसम साफ़ होगा तब इनको रेस्क्यू चॉपर से किया जाएगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। पहाड़ों पर बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने का असर अब ऋषिकेश में भी देखा जा रहा है। गंगा में तेज लहरें उठ रही हैं। अभी गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ये तस्वीर ऋषिकेश की है। तो ऋषिकेश हरिद्वार वाले इलाके में किशोर, एहतियातन क्या हिदायत दी जा रही है प्रशासन के जरिए? बिल्कुल, जब भी बारिश का अलर्ट होता है, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग सभी जिलाधिकारियों, इसके साथ जो पुलिस स्टेशन है, चौकियां हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं, वहां पर अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि ऊपर जब बारिश हो रही है, यानी ऊपर जब रेड या फिर ऑरेंज अलर्ट होता है, तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि नदियों के किनारे ना जाएं, खासकर ऋषिकेश और हरिद्वार, क्योंकि अक्सर वहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी जो SDRF की जल पुलिस है वो वहाँ मौजूद है। उसके अलावा और जो अन्य फोर्सेस है उनको लगाया गया है ताकि लोगों को मना किया जा सके, लोगों को, क्योंकि गंगा का पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। गंगा में अकेले अलकनंदा का 42% हिस्सा पानी आता है। इसके अलावा भगीरथी है, मंदाकिनी है, तमाम ही ऐसी नदियां हैं जो ऊपरी इलाकों से बहकर आती है और गंगा का जो पानी है वो जलस्तर बढ़ाती है। यही वजह है कि किनारे रहने वाले लोगों के साथ जो अन्य तीर्थयात्री है, जो अन्य सफ़र करने पहाड़ों पर जा रहे हैं, उनको भी कहा गया कि बारिश के दौरान आप यात्रा ना करें। उस दौरान अगर बारिश होती है तो ऐसे में सुरक्षित जगहों पर रुके और बारिश जब थमती है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और ज़्यादातर जो निचले इलाके के यानी प्लेन्स के जो लोग आते हैं उनको वो इस तरह की गलतियां करते हैं और रास्ते में निकल जाते हैं और कभी कभी वो फंस भी जाते हैं या फिर कोई उनको अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ता है। यही वजह है कि इस बार बड़ी कड़ाई से इस बात को लागू किया है कि रात के 8 बजे के बाद अब गाड़ियाँ जो पहाड़ों पर रात को नहीं चलेंगी। ये पहले ही 4 धाम यात्रा के लिए स्पेशली बोल दिया गया था, लेकिन अब जिस तरीके से जो मानसून सीज़न आता है उसमें काफ़ी, खासकर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें या फिर गंगोत्री नेशनल हाईवे, यमुनोत्री नेशनल हाईवे, केदारनाथ नेशनल हाईवे, ये तमाम ऐसे हाईवे यहाँ पर 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम हुआ है, कटिंग हुई है, तो उस दौरान थोड़ा खतरा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं। यही वजह है कि अलर्ट के पहले ही इनको एडवाइजरी जारी की गई है और पुलिस जो है वो रात भर अपने पुलिस वैन से इनको लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रही है कि जल स्तर बढ़ रहा है, आप नदियों किनारे ना जाएं और खासकर जो यात्रा कर रहे हैं पहाड़ों की वो भी अपनी फिलहाल यात्रा रोके जब बारिश होती है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए किशोर रावत आपका। उधर वाराणसी में गंगा का जलस्तर 2-3 दिनों से ऊपर बह रहा है और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थल भी बदला जा चुका है। गंगा आरती अब 10 फुट दूरी पर हो रही है। गंगा में छोटी नाव का चलना जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया है। गंगा किनारे के ज्यादातर मंदिर गंगा में समाये हुए हैं। पुरोहितों की चौकियां भी अब घाटों से हटाकर ऊपर कर दी गई हैं। गंगा की धारा से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया है। हरिश्चंद्र महाशमशान घाट का शवदाह
स्थल भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब शवदा घाट की सीढ़ियों पर ही शवदा हो रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में बुधवार की रात 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। राज्य में 49 लोग लापता हैं। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली प्रोजेक्ट्स और एक बांध बह गए हैं। शिमला, कुल्लू और मनाली में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। अब रेस्क्यू के बजाय सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज भी कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। प्रशासन की तरफ से गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही नदी नालों के पास ना जाने की भी सलाह है। तो मौसम की तबाही का असर केदारनाथ से केरल तक देखने को मिल रहा है। इसी पर हम लगातार बने हुए हैं। हम लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर, वेस्टर्न घाट्स पर माइनिंग पर केंद्र सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया है। 6 राज्यों में फैला है ये वेस्टर्न घाट। केरल के वायनाड के 13 प्रभावित गांव वेस्टर्न घाट में ही आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास। हिमांशु, बहुत बड़ा फैसला इस तबाही के बाद। वाकई माइनिंग ने काफी नुकसान किया है प्रकृति को। देखिए, निश्चित तौर पर, और आपको याद होगा कि माधव घाट के जो इकोलॉजिस्ट हैं उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया था, जिसने कहा था कि माइनिंग इस वेस्टर्न घाट इलाके में नहीं होनी चाहिए। वायनाड और आसपास के क्षेत्रों में भी माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश एक्सपर्ट पैनल ने की थी, लेकिन केरल सरकार ने उसको इग्नोर किया और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। और अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया है सिक्ता, और इसमें न सिर्फ केरल के करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में माइनिंग और क्वेरिंग को बैन किया गया है, बल्कि जो 6 राज्य हैं जिनसे वेस्टर्न घाट का इलाका जुड़ता है, उसमें करीब 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उसमें किसी भी तरह की माइनिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है। स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वो 30 दिन के अंदर अपनी सिफारिश दें, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए एक बड़ा फैसला किया है और केरल में विशेषकर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वहां पर किसी भी तरह की माइनिंग पर रोक लगाने का एक फैसला किया है। 30 दिन के अंदर स्टेक होल्डर्स को इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर अपना जवाब देना होगा। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है सिक्ता कि कल ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट कानून में संशोधन का भी एक बड़ा प्रस्ताव जो है संसद के सामने पेश किया गया है, और कानून में बदलाव का भी एक प्रस्ताव है। और उसके 24 घंटे के अंदर ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार इस मामले को लेकर अब बहुत सख्त हो गई है, और आने वाले दिनों में इस तरह के जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं वो एक संकेत है कि सरकार अब नए सिरे से, विशेषकर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, वेस्टर्न घाट जो कि इकोलॉजिकली पर्यावरण के दृष्टिकोण से एक बेहद ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, और वहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स केरल सरकार ने शुरू किए थे, लेकिन अब इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद निश्चित तौर पर किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने की जो पहल है उसकी आज शुरुआत हुई है। जी, चाहे वेस्टर्न घाट्स हो या फिर दूसरे इलाके, वाकई वायनाड की तबाही ने सबकी आंखें खोली हैं कि अब ज़रूरत है कि हम रीलुक करें नियम, कायदे, कानून जो हमारे माइनिंग को लेकर हैं, और अभी तक देश के अलग इलाकों में जो माइनिंग अंधाधुंध चल रही थी उसको रीलुक किया जाए, और एक तरह से अब एक स्टॉक टेकिंग होना चाहिए ताकि इस तरह की तबाही दूसरे इलाकों में भी ना देखने को मिले। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर 2019 में भी इस तरह का एक बड़ा लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ था वायनाड में, और आपको याद होगा कि 2018 में जब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी केरल में, उसके बाद केरल सरकार ने खुद भी इस पूरे क्षेत्र में जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही संवेदनशील है वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पर माइनिंग पर रोक लगाई गई थी, पर बाद में एक बार फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पर शुरू कर दिए गए। पर 5 साल में ये लगातार दूसरा बड़ा हादसा, मुझे लगता है प्रकृति की तरफ से भी एक चेतावनी है कि बार बार जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं
जो सरकार खुद फैसले करती है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वेस्टर्न घाट्स के, वहाँ पर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर लगाए जाते हैं तो उससे प्रकृति से छेड़छाड़ होगी और इस तरह के हादसे हो सकते हैं। माधव गाडगिल जो कि विश्व मशहूर एक इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपने बयान में बहुत साफ कहा है कि वायनाड और आसपास के क्षेत्रों में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर ये सिफारिश की थी राज्य सरकार से, केरल सरकार से, कि वहाँ पर किसी भी तरह की माइनिंग या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाना बहुत घातक हो सकता है क्योंकि संवेदनशील इलाका है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। लेकिन माधव गाडगिल ने कहा है कि केरल सरकार ने हमारी जो चेतावनी थी, हमारी जो सिफारिशें थी, उनको दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया। वहाँ पर जो माइनिंग गतिविधि थी वो लगातार चलती रही, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लगाए गए और इसी वजह से लगातार 5 साल में ये दूसरा बड़ा लैंडस्लाइड डिजास्टर वायनाड इलाके में हुआ है। और आप सख्ती देखिए केंद्र सरकार की, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है सिक्टा, इसमें न सिर्फ केरल के करीब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में माइनिंग, क्वेरिंग या किसी भी तरह की सैंड माइनिंग की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, बल्कि जो 6 राज्य हैं जो वेस्टर्न घाट से जुड़े हैं, उनमें करीब 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक बड़ा क्षेत्रफल है, उन सभी में ये प्रतिबंध लगाने का एक बड़ा प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा है। और 30 दिन में स्टेक होल्डर्स को अपना जवाब देना होगा और उसके बाद जो ये बड़ा फैसला है, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के जरिए जिसे सार्वजनिक किया गया है, इस फैसले को लागू करने की कवायद शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब हादसे जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, उसका जो स्केल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मुझे लगता है राज्य सरकारों के लिए भी, विशेषकर वो राज्य सरकारें जो वेस्टर्न घाट जिनके क्षेत्र में आता है, जो 6 राज्य हैं, उन्हें भी अब सतर्क और सजग रहना होगा कि जो वायनाड में हुआ वो वेस्टर्न घाट के किसी भी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकता है। और इसलिए उन्हें बहुत जल्दी इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं या सैंड माइनिंग हो रही है, चाहे वो औपचारिक तौर पर हो रही हो, अवैध तरीके से हो रही हो, इन फैसलों को फिर से देखना होगा। तो हिमांशु बता रहे हैं कि वेस्टर्न घाट पर जो माइनिंग हो रही थी उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। आपको बता दें कि केरल के वायनाड के 13 प्रभावित गांव जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स में ही आते हैं, जहां पर अब इस पूरे इलाके में माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया तेहरान में हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया को गेस्ट हाउस में खुफिया तौर से लाए गए एक विस्फोटक से निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले ही छिपाया गया था। हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से ही रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। और हमास चीफ हानिया की हत्या से पश्चिम एशिया पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। पहले हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर फौद शुक्र और फिर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद पश्चिम एशिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर रॉकेट से ताज़ा हमला भी किया है, जिसका इजराइल ने भी जवाब दिया है, लेकिन बड़ा खतरा अब ईरान की तरफ से होने वाले हमले की है। और जैसा कि सुप्रीम लीडर ने धमकी दी है सीधे हमले की इजराइल पर, अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस बात की आशंका जताई है कि अगले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से इजराइल पर बड़ा हमला होगा। इजराइल के साथ तो उसका दोस्त अमेरिका खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फ़ोन पर भरोसा दिया है कि अमेरिका इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सीज यानी कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती की तरफ से होने वाले हमलों से सुरक्षा प्रदान करता रहेगा, जैसा पहले करता रहा है। इजराइल को जहां अमेरिका का बड़ा सहारा है, वहीं जॉर्डन और इजिप्ट भी उस पर होने वाले हमलों को रोकने में मदद कर सकते हैं। जॉर्डन ने तो अप्रैल में ईरान की तरफ से जो इजराइल पर 300 के आसपास प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे और जो जॉर्डन की एयर सीमा से निकले उसको रोकने में मदद भी की थी। लेकिन इजराइल पर जो है इस बार कई तरफ से एक साथ हमले की आशंका है। ईरान की ज़मीन से हवाई हमले के साथ साथ यमन से हुती, लेबनान से हिजबुल्लाह और सीरिया और इराक से इस्लामिक रेसिस्टेंस, ये सभी मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला कर सकते हैं। तुर्की भी इजराइल के खिलाफ है। इस तरह वो भी ईरान और हमास और हिजबुल्लाह इन सब के साथ नज़र आता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने तो इजराइल में सेना भेजने तक की धमकी दे डाली है। पश्चिम एशिया के कई देशों का जो राजनीतिक समर्थन है वो भी फिलिस्तीनी कौज के लिए है। बेशक ऐसे देश जो हैं वो युद्ध में ना कूदें, लेकिन युद्ध की हालत में ईरान इजराइल युद्ध की हालत में उनका झुकाव इजराइल के खिलाफ रहेगा, ये तय है। और तदनुसार
ईरान और हमास के पक्ष में रहेगा। जहां तक ईरान और इजरायल के बीच सैन्य संतुलन की बात है, सैन्य तुलना की बात है, तो सैन्य बल के मामले में ईरान की सेना अधिक बड़ी है। ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो ईरान की सेना 14वें नंबर पर है और इजरायल की सेना जो है वो 17वें नंबर पर है। लेकिन इजरायल ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है तो इसमें ये नहीं मैटर करेगा कि किस देश के पास कितने सैनिक हैं या कितने टैंक हैं, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच जो है वो करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है और आपस में कोई सीमा नहीं लगती। तो ऐसे में युद्ध में जो है एयरफोर्स की बड़ी भूमिका होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक अगर देखें तो इजरायल के पास जहां 612 जो लड़ाकू विमान है, वहीं ईरान के पास जो है वो 551 विमान है। लेकिन बड़ा अंतर यह है कि इजरायल के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जबकि ईरान अपने ऊपर लगी पाबंदियों की वजह से पुराने जंगी जहाज़ों के भरोसे है। ईरान के पास आयरन डोम, पैट्रियट, डेविड स्विंग और एरो सिस्टम जैसी हवाई रक्षा प्रणाली है जो कि उसके हवाई क्षेत्र को अभेद्य बनाती है और इसी के बूते अप्रैल के ईरानी हमले को रोकने में वो कामयाब भी हुआ था। लेकिन जो उसको मदद अमेरिका और जॉर्डन से भी मिली थी, जबकि ईरान का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है, जिसका सबूत भी अप्रैल में ही मिला था जब इजरायल के मिसाइल ने मध्य ईरान के इस्फहान में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को निशाना बनाया था, जो कि ईरान की कैपेबिलिटी थी। आखिर ये बात है कि अगर जंग छिड़ती है तो आशंका इस बात की भी है कि ईरान की तरफ से डर्टी बम या किसी और किस्म के परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है और इससे इस इलाके में भारी तबाही मच सकती है। और उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला बोला है। उत्तरी इजराइल में उसने दर्जनों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने मिलिट्री चीफ फौद शुक्र के मारे जाने का बदला लेने के लिए किया। हालांकि इजराइल एयर डिफेंस ने अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। और अब खबर अमेरिका की, जहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से अपराधी, बलात्कारी, गैंग के सदस्य और पागलखानों से लोग अमेरिका में बड़ी संख्या में गैरकानूनी तरीके से घुसे चले आ रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि कमला हैरिस ही इस तरह की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो लैटिन अमेरिकी देश जो हैं उन पर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि वो जानबूझकर लोगों को वहाँ से भेज रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो पागलखानों से निकले हैं, उनको वो अमेरिका भेज रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बयान दिया है कि न सिर्फ दक्षिण अमेरिकी देश बल्कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से अपराधी, बलात्कारी, गैंग्स के सदस्य और पागलखाने से लोग गैर कानूनी तरीके से लगातार अमेरिका में घुसे चले आ रहे हैं। और कमला हैरिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये संभव किया है क्योंकि उनका बहुत लिबरल अप्रोच है बॉर्डर्स के तरफ। अब आरोप इस हद तक पहुंच गए हैं कि ये देश तो नज़रअंदाज करने लगे हैं और फैक्ट चेकर्स जो हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस आंकड़े के बिना पर उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि आंकड़े इसका समर्थन नहीं करते हैं उनके समर्थकों को, ट्रंप के समर्थकों को, लेकिन ये काफ़ी पसंद आ रहा है। कमला हैरिस ने आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने अटलांटा में ये कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ खुद से मतलब है, अपना स्वार्थ साधना है। स्वार्थ ये कि जब भी इलीगल इमिग्रेशन की बात हुई है, जब भी ट्रंप ने उठाया है तो उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो इसलिए वो बार बार उठा रहे हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस का ये मानना रहा है कि लोग जो वहाँ से आते हैं वो गरीबी और हिंसा की वजह से अमेरिका पहुँचते हैं और इसको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने एक $950 मिलियन की का प्लेज भी किया था कंपनियों की मदद से, और इसमें रिपब्लिकन पार्टी का भी सपोर्ट था कि उससे मदद करके लोगों को वहाँ ही बेहतर वो बनाएंगे ताकि वो अमेरिका ना आए। लेकिन ट्रंप के दबाव के कारण रिपब्लिकन पार्टी इससे पीछे हट गए। लेकिन इसको लेकर अब डेमोक्रेट्स भी सवाल उठा रहे हैं और कई लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप को इस तरह से बोलने, लगातार झूठे दावे नहीं करने दिया जा सकता है। हालांकि ये तय है कि ये मुद्दा बार बार उठेगा राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि ट्रंप को इससे फ़ायदा होता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।